गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग का कहेंगे कि 51 ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, मीन्स 51वां हमारा ये प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे अपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार टॉपिकों पर आज हम लोग बात करेंगे। लाइक दैट इसके तहत आप देखेंगे कि कई यहाँ पर क्वेश्चन हमारे क्या हैं जो क्रिटिकल हैं वो इजिली ढंग से सॉल्व होते जा रहे हैं। उसका एक ही रीजन है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और उस बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत ही आप क्या करेंगे, अपने तमाम जो डाउट्स से संबंधित क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। आज हम लोग को 50 क्वेश्चन मिल रहा है, 50 क्वेश्चन मिल रहा है हमारे इस प्रैक्टिस सेट में। हम कहेंगे इस 50 अपने क्वेश्चनों में हम लोग जो क्वेश्चन है वो सेविंग का करेंगे, इन्वेस्टमेंट का करेंगे, इसके बाद बजट का करेंगे। इसी में हम लोग चेक भी देखेंगे, इसी में हम लोग बैंक भी देखेंगे और हम लोग LIC का प्रोसेस भी देखेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए, आपको मालूम होगा बैंक की क्राइटेरिया आपको मालूम होगी, आपको विनियोग का प्रोसेस मालूम होगा। हम लोग कहेंगे आप बचत भी जानेंगे, हम कहेंगे आप बैंक को भी जानेंगे, फिर हम कहेंगे आप पोस्ट ऑफिस भी जानेंगे, आप शेयर भी जानेंगे, आप डिवेंचर भी जानेंगे और इसके बाद हम कहेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड भी आप जानेंगे। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि इन सभी के साथ हमारा आज का जो 50 क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। आपको लगेगा कि यहाँ से 50 क्वेश्चन में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा, श्योर मिलेगा, क्योंकि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये सभी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लाइक दैट इन क्वेश्चनों को हम लोग अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर आइए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आय और उपभोग व्यय के अंतर को कहा जाता है। हम लोग क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर बोल रहा है आय और उपभोग व्यय। तो यहाँ पर आय का प्रोसेस में हमारा क्या बोलेंगे, हम लोग इनकम बोलेंगे, इनकम। और उपभोग व्यय को हम लोग बोलेंगे कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर। देखिए ये हमारा उपभोग इनकम है और हम लोग कहेंगे कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर। इसका जो हमारा अंतर है उस अंतर को क्या कहेंगे, मीन्स हमारा कहेंगे आय माइनस, अंतर को हम लोग माइनस प्रक्रिया में लेते हैं, आय माइनस उपभोग व्यय, उपभोग व्यय। तो देखिए ये हमारा अंतर बोला जाएगा, हम लोग कहेंगे बचत। क्या बोलेंगे, हम लोग बचत बोलेंगे। लाइक इंग्लिश में हम लोग कहेंगे सेविंग। क्या बोला जाएगा, सेविंग बोला जाएगा। तो इस तरीके से आपको मालूम हुआ होगा कि आय मीन्स इनकम और हम कहेंगे कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर का जो अंतर होगा उसे हम लोग सेविंग कहते हैं, मीन्स बचत कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपको मालूम हो गया कि बचत हम लोग किसे कहते हैं, कि जितना भी हमारा इनकम होगा उस इनकम में से जितना हमारा खर्च हो गया हमने उपभोग कर लिया, उपभोग के द्वारा वो खर्च हो गया, इसके बाद हमारे इनकम में से जो हमारा बचा धन वही धन हमारा सेविंग कहलाता है। जैसे हम कहेंगे 100 रुपया हमारी इनकम रही आज की, इसमें से 50 रुपया हमने खर्च कर दिया, उपभोग कर दिया, तो बचा हमारे पास 50 रुपया। ये 50 रुपया जो बचा हमारा यही हमारा सेविंग कहलाएगा। तो इसलिए आज के इनकम का अगर आपने 1000 रुपया काउंट किया, 500 रुपया खर्च कर दिया तो आपके पास 500 रुपया बचता है। ये 500 रुपया आपका बोला जाएगा सेविंग। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, सेविंग, बचत। देखते बचत का आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। और हम कहेंगे बचत का जो अर्थ होता है, मीनिंग, बचत का अर्थ देखिए, बचत का अर्थ, बचत का जो अर्थ होता है धनराशि का उत्पादक रूप बोलते हैं। धनराशि का, धनराशि, धनराशि, धनराशि का बचत, धनराशि का उत्पादक, उत्पादक रूप। अब इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि हमारा बचत क्या होता है। बचत को, इसका अर्थ को जानना मस्ट है कि बचत का अर्थ क्या होता है। धनराशि का उत्पादक रूप मीन्स हम कहेंगे प्रोडक्टिव फॉर्म। तो हमारा देखिए उत्पादक रूप को हम लोग क्या कहेंगे, उत्पादक रूप। ये जो हमारा उत्पादक रूप है धनराशि का, धनराशि, धनराशि का हमारा उत्पादक रूप ही हमारा क्या है, बचत है, बचत है।
लाइक दैट इसे हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं जो है प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ इनकम। तो इस तरीके से इनकम को आप समझ गए होंगे कि हमारा बचत क्या होता है। हम कहें कि बचत हमारी धनराशि का उत्पादक रूप होता है और इसे हम लोग जो आय में से अपने उपभोग व्यय को जब घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है। इस उत्पादक रूप कब प्राप्त होता है? इनकम में से उपभोग को घटा देंगे तो उत्पादक रूप प्राप्त हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य बचत कहलाता है। हम लोग कहेंगे सेविंग की यहाँ पर परिभाषा दी गई है। यहाँ सेविंग की परिभाषा देखिए, करेंट इनकम क्या बोलेंगे हम लोग? करेंट इनकम से हम लोग माइनस कर देंगे। क्या करेंगे जो है करेंट हमारा हम कहें उपभोग व्यय कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर। अब ये हमने क्या किया? करेंट, दोनों करेंट प्रक्रिया, ये हमारा बोला गया से आधिक्य हमारा बचत कहलाता है। किसने कहा इसको? ये यहाँ पर हमें दिया गया है कि यहाँ पर हमें राइटर्स के नाम लेना है। हम कहेंगे इसे केंज नामक वैज्ञानिक ने इस डिफिनीशन को दिया था। केंज ने क्या बोला कि हमारा जो करेंट वर्तमान, यहाँ पर लिखा गया वर्तमान आय में से वर्तमान उपभोग व्यय को घटाने पर जो हमारा धन प्राप्त होता है उसे हम लोग बचत कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन। देखिए, बचत है, अभी हमने आपको बताया था कि बचत है। बचत क्या है हमारा? उत्पादक रूप है या अनुत्पादक रूप है? यहाँ पे देखिए हम लोग को मालूम हो गया कि बचत हमारा क्या होता है? उत्पादक रूप होता है। क्या होता है? हम लोग कहें कि बचत हमारा उत्पादक रूप होता है। मीन्स हम कहेंगे प्रोडक्टिव फॉर्म होता है। अब यहाँ पर देखिए अनुत्पादक रूप क्या होता है? जो है स्टोरिंग, संग्रह। इसे हम लोग बोलते हैं संग्रह हमारा क्या होता है? हम कहेंगे अनुत्पादक रूप होता है। हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टोरी। तो देखिए इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि उत्पादक रूप क्या है और संग्रह, बैंक में रखी हुई रकम हमारी जो संग्रह करके हम रखे हैं, बैंक में रखी हुई रकम हमारी अनुत्पादक रूप कहलाएगी। या हम कहेंगे घर में रखी हुई हमारी इनकम अनुत्पादक रूप होगी। तो हम कहेंगे देखिए प्रोडक्टिव फॉर्म हमारी बैंक में, बचत हमारी बैंक के तहत होती है, बैंक की प्रक्रिया है। और अनुत्पादक रूप संग्रह, स्टोरिंग, घर में रखा धन मीन्स अनुत्पादक, इससे कोई उत्पादन नहीं होगा। जो भी आप घर में रुपया रखे हुए हैं, संग्रहित करके रखे हुए हैं, उस पर आपको 1 रुपये का भी ब्याज नहीं मिलना है। मीन्स उस रुपये से आपकी इनकम नहीं हो सकती। जिस रुपये से इनकम होती है उस रुपया को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादक रूप बोलते हैं, या उसे हम लोग सेविंग कहते हैं। सेविंग हमें क्या करता है? प्रॉफिट कराता है। जबकि हम कहेंगे स्टोरिंग हमारा जो संग्रह है, ये हमें कहेंगे जब घर में ये संग्रह है, बैंक में संग्रह है, तब तो अच्छी बात है, उत्पादक रूप है, सेविंग का है। लेकिन घर में रखा गया रुपया हमारा सेविंग का नहीं होता। घर में रखा गया रुपया हमारा क्या बोला जाता है? स्टोरिंग बोला जाता है। क्यों? घर में रखा धन हम कहेंगे कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता, कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता, या हम कहेंगे कोई प्रॉफिट नहीं होती। हम कहेंगे कोई प्रॉफिट नहीं होती। कोई घर में रखे हैं तो क्या प्रॉफिट हो सकता है? कोई प्रॉफिट नहीं होती। ये देखिए कोई प्रॉफिट नहीं होती, और जबकि यहाँ पर हम कहेंगे प्रॉफिट होती है, इनकम होता है। हम कहेंगे यहाँ से इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, इनकम होता है।
तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे सेविंग का प्रोसेस, पूरा सेविंग की क्राइटेरिया आपको हमने एक डिफिनीशन और बेसिक के तहत हमने दिया है, जिसे आप अच्छे से देख लेना। इतने के तहत ही आप सेविंग का पूरा प्रोसेस आप समझ जाएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए आप। देखिए बचत को निर्धारित करने वाले कारक हैं डिटरमाइंड, सेविंग को हमारा डिटरमाइंड करता है, निर्धारित करता है। बचत को निर्धारित करने वाले हमारे फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हैं, जिससे हम कहेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे धन को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं कि रुपया यहां से आएगा ही आएगा। तो हम कहेंगे देखिए योग्यता से भी रुपया आएगा। हम कहेंगे कि जब हमारी इच्छा होगी रुपया की तब आएगा, बगैर इच्छा की रुपया नहीं आ सकती, इनकम नहीं हो सकता। हम कहेंगे सुविधाएं, जितनी हमें ज्यादा सुविधाएं प्राप्त होगी उस सुविधा के अनुरूप हम क्या करेंगे, अपना इनकम का प्रोसेस बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल रहा है, हम कहेंगे तीन फैक्टर, तीनों फैक्टर हैं हमारे जो बचत को निर्धारित करते हैं। ये तीन के तीनों फैक्टर हैं जो हमारी बचत को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, डिटरमाइंड करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। आइए यहां पर देखिए विनियोग, बेसिक हमने बचत का क्वेश्चन देख लिया। बेसिक से आप एकदम फैक्ट रूप से जुड़ जाइए, क्योंकि बेसिक की प्रक्रिया ही आपको आगे ले जाएगी। यहाँ पर आइए अब हम देखते हैं विनियोग। बचत के बाद हमारा विनियोग का बेसिक क्वेश्चन देखिए। हम लोग विनियोग को क्या बोलेंगे, निवेश भी कहा जाता है। देखिए विनियोग को हम लोग निवेश भी कहते हैं, विनियोग या हम लोग निवेश भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, निवेश बोलते हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो देखिए ये हमारा विनियोग या हम निवेश कहेंगे, इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस हमारा है। तो इस इन्वेस्टमेंट का हम लोग कहते किसे हैं, विनियोग किसे कहते हैं, जो है हम कहेंगे लाभ कमाने हेतु लगाया गया धन। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे लाभ कमाने हेतु लगाया गया धन ही हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट ये हमारा विनियोग मीन्स प्रॉफिट के लिए, लाभांश के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमने धन लगाया वो हमारा क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट बराबर विनियोग बराबर आप देखेंगे कि मिलता है विनियोग बराबर आय प्लस व्यय मीन्स लाभांश। ये है देखिए आपका लाभ के लिए हम लोग कहेंगे लाभांश मीन्स लाभ कमाने हेतु लगाया गया धन। देखिए धन मीन्स आय, हमारा आय क्या है, ये लगाया गया धन। ये धन हमारा लगाया गया और किसके लिए, लाभ कमाने के लिए मीन्स लाभांश व्यय हमने किया। इसी को हम लोग बोलेंगे विनियोग। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे विनियोग हमारा क्या है। हम लोग कहेंगे कि लाभ कमाने के लिए जो हमने धन लगाया उसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब कितना धन लगाया, कितने दिन के लिए लगाया, ये अलग क्वेश्चन होगा। जैसे हम लोग कहेंगे इन्वेस्टमेंट लाभ कमाने के लिए, हम जल्दी लाभ कमाना चाहते हैं, थोड़ा समय तक के लिए लाभ कमाना चाहते हैं, या होल लाइफ अपना जो है क्या है धन कमाना चाहते हैं। तो इस तरह से इन्वेस्ट की प्रक्रिया है जो है, हम लोग कहेंगे रुपया लगाएंगे लाभ कमाने के लिए, तो हम कहेंगे शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम और होल लाइफ। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है, या हम कहें इन्वेस्ट 3 रूपों में होता है, एक लॉन्ग टाइम, एक शॉर्ट टाइम, एक लॉन्ग टाइम, एक होल लाइफ। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए विनियोग है। विनियोग हम लोग क्या कहेंगे, व्यापार में पूंजी लगाना। तो हम कहेंगे लाभ कमाने हेतु लगाया गया धन, ये आपका करेक्ट किया। इसके बाद विनियोग बराबर देखिए बचत प्लस ब्याज मीन्स हमने दिया, विनियोग बराबर आय प्लस व्यय मीन्स लाभ
लाभांश 80 बोल रहा है दोनों, तो हम लोग को मालूम हो गया कि विनियोग हम लोग किसे कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेविंग किसे कहा गया और इन्वेस्टमेंट किसे कहा गया, दोनों में डिफरेंस है। और दोनों के तहत हम कहेंगे कि हमारा जो बेसिक है उसे आपने देख लिया कि यही हमारा जो है क्या है, इनकम का प्रोसेस है और हमारा यही इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है। तो इस तरीके से हमारा सेविंग का प्रोसेस आपने देखा, विनियोग का आपने देखा कि हमारे क्या होते हैं। तो व्यापार में लगाई गई पूंजी हमारा बोली जाती है इन्वेस्टमेंट। हम कहेंगे कि हमारे बचत, यहाँ पर देखिए आय जो हमारी है, ये आय का प्रोसेस हमारा किससे है, जो धन देख रहे हैं ये आय हमारा क्या है, सेविंग का है, बचत का है। जिसे आप हमेशा काउंट करेंगे, लगाया गया धन हमारा आय, ये आय हमारी सेविंग की हमारी आय लगेगी और प्लस हम कहेंगे व्यय। तो इस तरीके से विनियोग बराबर क्या हो गया, बचत प्लस व्यय मीन्स लाभांश। तो बचत और लाभांश को एक कैटेगरी में भी, आय और व्यय को भी एक साथ लेके चलते हैं तो बातें हमारी आती है इन्वेस्टमेंट की। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन देखिए, अल्पकालीन विनियोग यहां पर हमें मिला। तो हम लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया हमारे 3 रूपों में होती है। हम कहते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये कितने प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का होता है। हम लोग कहते हैं शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। दूसरा हम लोग कहते हैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। और तीसरा हम लोग बोलते हैं होल लाइफ इन्वेस्टमेंट। ये आपको 3 मालूम हो गया। हम लोग कहेंगे अल्पकालीन विनियोग के साधन हैं, मीन्स अल्पकालीन, शॉर्ट है अल्पकालीन। ये देखिए अल्पकालीन, ये अल्पकालीन रहा है आपका, ये दीर्घकालीन रहा, और ये रहा हमारा संपूर्ण जीवन। तो देखिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे कम समय के लिए, ज्यादा समय के लिए, अब पूरे अपनी जिंदगी तक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि अल्पकालीन विनियोग। देखिए हमें मालूम हो गया अल्पकालीन विनियोग के साधन है, बैंक है, डाक खाना है, बचत बैंक है, डी हमारा बोल रहा है सभी है। तो क्या बोलेंगे हम लोग कहेंगे कि हम लोग को मालूम है कि ये सभी हैं, ये सब के सब हमारे क्या हैं, अल्पकालीन विनियोग के साधन है। मीन्स हम कहेंगे कि देखिए अल्पकालीन बैंक हमारा अल्पकालीन विनियोग का साधन है, पोस्ट ऑफिस भी हमारा वही है, हम कहेंगे सेविंग अकाउंट भी हमारा है। मीन्स सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस और बैंक, ये तीनों हमारे क्या हैं, अल्पकालीन इन्वेस्टमेंट के साधन हैं। मीन्स इन्हें आज जमा करिए, आज भी निकाल लीजिए, कल भी निकाल लीजिए, परसों भी निकाल लीजिए। मीन्स आप इनको जमा करके तुरंत निकाल भी सकते हैं। ये हमारे अल्पकालीन इन्वेस्टमेंट के साधन। आइए और क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, लॉन्ग टाइम के भी मिलेंगे, होल लाइफ के भी मिलेंगे कि होल लाइफ के कौन कौन से साधन है जहां हम रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के कौन कौन से हमारे माध्यम है जहां अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अल्पकालीन इन्वेस्टमेंट का आपने साधन देख लिया, बैंक, पोस्ट ऑफिस और सेविंग अकाउंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। आइए देखिए आपको मिला यहां पर दीर्घकालीन विनियोग के साधन मीन्स लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट मीडिया। यहां पर देखिए जो भी हमारे माध्यम यहां पर दिख रहे हैं उसमें हम लोग कहेंगे जीवन बीमा, LIC। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये है आपका LIC, जीवन बीमा, भारतीय जीवन बीमा LIC। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय बचत पत्र, हम लोग कहते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट।
मीन्स इसे एनएससी के नाम से जाना जाता है, एनएससी, याद रखना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पत्र, हम लोग कहेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मीन्स एनएससी। इसके बाद आप देखिए जीपीएफ दिया है, जो जीपीएफ, जीपीएफ को हम लोग कहेंगे जी देखिए, पी देखिए और एफ देखिए। जी से हमारा आता है जनरल, जनरल, पी से आता है प्रोविडेंट, प्रोविडेंट, और एफ से आता है फंड, फंड। देखिए सामान्य भविष्य निधि, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य निधि। ये देखिए सामान्य भविष्य निधि, जनरल प्रोविडेंट फंड, ये सभी हमारा, ये जनरल जीपीएफ हमारा हम लोग कहेंगे सरकारी व्यक्तियों को दिया जाता है, सरकारी नौकरी करने वाले सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है, व्यक्तियों को दिया जाता है। देखिए जीपीएफ का संबंध किससे है, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट से, इसका संबंध गवर्नमेंट से, याद रहे। उसका हमने नाम दे दिया है कि जनरल प्रोविडेंट फंड मीन्स सामान्य भविष्य निधि, मीन्स जो लोग भी सरकारी जॉब कर रहे हैं उनको जीपीएफ दिया जाता है। प्राइवेट व्यक्तियों को ईपीएफ दिया जाता है या सीपीएफ दिया जाता है, वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। अभी यहाँ पर आप देखिए कि जो सरकारी नौकरी करते हैं गवर्नमेंट उनको सैलरी के साथ साथ क्या देती है, जीपीएफ भी देती है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि दीर्घकालीन विनियोग के साधन क्या है, हम कहेंगे एलआईसी भी है, इसके बाद एनएससी भी है, इसके बाद हम कहेंगे कि हमारा क्या है, जीपीएफ भी है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट का हमारा माध्यम क्या है। यहाँ पर तीनों हमारे कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट के हमारे दीर्घकालीन साधन हैं। आइए 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जीवन भर के लिए विनियोग का साधन है। आप देखिए अच्छे से देखते जाइए, आपको यहाँ पर मिल रहा है कि जीवन भर के लिए विनियोग का साधन है। हम कहेंगे कि ये हमारे जितने ऑप्शन दिए गए हैं, किसान विकास पत्र, एलआईसी, राज्य बीमा, ये हमारे क्या है, यहाँ पर देखिए किसान विकास पत्र मीन्स हम लोग कहेंगे केवीसी सर्टिफिकेट, केवीसी किसान विकास पत्र, केवीसी के नाम से जाना जाता है। बाकी हम कहेंगे एलआईसी, देखिए एलआईसी मीन्स भारतीय जीवन बीमा। फिर हम कहेंगे राज्य बीमा, यहाँ पे देखिए राज्य बीमा भी दे रखा है और डी हमारा दे रहा है सभी। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर लॉन्ग टाइम का प्रोसेस हमारा किससे होगा, किसान विकास पत्र से होगा या एलआईसी से होगा या राज्य बीमा से होगा या सभी से होगा। तो हम कहेंगे बीमा की प्रक्रिया है, बीमा की प्रक्रिया हमारी किससे चलती है, हम लोग कहेंगे बीमा का प्रोसेस हमारा किससे होता है, जीवन बीमा मीन्स एलआईसी से होगा। यहाँ पर किसान विकास पत्र होल लाइफ की प्रोसेस में हमारा ये भी आएगा, एलआईसी भी आएगा, राज्य बीमा भी आएगा। हम कहेंगे ऑप्शन हमारा सही होगा क्या, डी। ये सभी हमारे होल लाइफ के तहत होते हैं, राज्य बीमा भी, किसान विकास पत्र भी और एलआईसी भी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9वां क्वेश्चन देखिए। देखिए यहां पर क्वेश्चन मिला हमारा, बचत एवं विनियोग का सबसे लोकप्रिय एवं प्रचलित साधन है, मीन्स कौन सा ऐसा साधन है जो हमारा ज्यादा फेमस है, किसके लिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का पॉपुलर, हम कहेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का सबसे चर्चित माध्यम, सबसे चर्चित माध्यम हमारा बैंक होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, एलआईसी होगा या किसान विकास पत्र, केवीपी, हम लोग किसान विकास पत्र कहेंगे। यहाँ पर पी या सी हम रखते हैं।
तो इस तरीके से हम लोग को मिल रहा है कि सबसे चर्चित हमारा क्या है, हम कहेंगे बैंक है। क्या हमारा सबसे चर्चित माध्यम हमारा क्या है, हम कहेंगे बैंक होता है। क्या होता है, बैंक होता है। तो इस तरीके से आप देखिए ये किसान विकास पत्र है, ये किसान विकास है, ये किसान विकास पत्र है ये। तो इस तरीके से ये दोनों का सबसे चर्चित माध्यम आपको मिला बैंक। आइए 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्रेडिट कार्ड उधार पत्र उपलब्ध कराता है, मीन्स ये क्रेडिट कार्ड किससे मिलता है। हम लोग कहेंगे क्रेडिट कार्ड का संबंध किससे होता है, तो हम कहेंगे क्रेडिट कार्ड कौन देता है, आपको मालूम होना चाहिए। उधार पत्र क्रेडिट मीन्स आपको रुपया दिया जाएगा आपकी क्रेडिट पर, मीन्स आपके व्यवहार पर कि आपका व्यवहार अच्छा है। जब भी आपको सहयोग चाहिए आपको सहयोग दिया जाएगा, जो भी रुपया आप चाहते हैं वो रुपया आपको मिलेगा। और वो भी कैसे मिलेगा, बगैर आपको टैक्सेबल होगा वो, और फिर हम कहेंगे कि बिना आपका ब्याज दिए वो मिलेगा। मीन्स लगभग नगण्य के बराबर इस पर क्या होता है, ब्याज की प्रक्रिया होती है, लगभग नगण्य के बराबर। हम कहेंगे क्रेडिट कार्ड, देखिए हर कोई अपना इस समय क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है। ये क्रेडिट कार्ड कहां से बनता है, तो आपको मालूम ही है कौन देता है, हम लोग कहेंगे बैंक देता है। न डिवेंचर देगा, न शेयर देगा, न LIC देगी, किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। 11वां क्वेश्चन देखिए, गृहिणी के लिए सबसे अच्छा खाता। आइए अब हम लोग बातें करते हैं बैंक के तहत हमारा जो चलता है वो अकाउंट चलता है। तो बैंक के प्रोसेस में हम लोग आते हैं अकाउंट। देखिए बैंक के प्रोसेस में हमारा क्या मिलेगा, हम लोग कहेंगे अकाउंट मिलेगा, अकाउंट। अब अकाउंट का प्रोसेस हम लोग देखें तो हमारा कितना अकाउंट्स होता है, हम लोग कहते हैं कि अकाउंट हमारे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वैसे बहुत सारे अकाउंट होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अकाउंट से खाता कितने प्रकार का होता है, हम लोग कहेंगे कि अकाउंट हमारा 2 प्रकार का होता है। देखिए खाता, हम कहेंगे खाता हमारा 2 प्रकार का होता है। अब इस दोनों खातों के तहत हम लोग कहेंगे एक हमारा करेंट अकाउंट होता है, एक चालू खाता होता है, चालू होता है खाता, और दूसरा हम लोग कहते हैं बचत का होता है, बचत का। इसके अलावा तमाम खाते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आता है कि अकाउंट्स या खाता कितने प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे, क्योंकि बेसिक बुक है आपका 9th-10th की बुक है आपका, NCERT की बुक है आपकी, केवल 2 ही प्रकार का अकाउंट्स बताती है, जिसे हम लोग कहते हैं चालू खाता और हम लोग कहते हैं बचत खाता। मीन्स यहाँ पर देखिए करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये करेंट अकाउंट की बातें है और ये सेविंग अकाउंट की बातें हैं, सेविंग। ये मेनली 2 हमारे क्या होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, जिसे हम लोग सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो देखिए ये जो हमारा चालू अकाउंट्स होता है, चालू खाता होता है, ये हम लोग कहेंगे उद्योगपतियों के लिए होता है, व्यापारियों के लिए होता है। हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा जो प्रोसेस होता है उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, हम लोग कहें उद्योगपतियों के लिए होता है, ठेकेदारों के लिए होता है, हम लोग कहें ठेकेदारों के लिए होता है, ठेकेदारों के लिए होता है। मीन्स हमारा ये जो चालू खाता का प्रोसेस होता है, मीन्स रुपया अभी डालो और अभी निकाल लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अभी डाले या तुरंत भी आप इसे निकाल सकते हैं। तो इसे हम लोग कहेंगे उद्योगपति, और हम कहेंगे जो ठेकेदार होते हैं, इन सब के तहत हमारा सबसे अच्छा खाता होता है। इनके लिए सबसे अच्छा खाता, देखिए सबसे अच्छा खाता इनके लिए, सबसे अच्छा खाता हमारा ये होता है। लाइक दैट हम लोग बचत की बात करते हैं तो हम कहेंगे सामान्य व्यक्ति और गृहिणी। देखिए गृहिणी के लिए सबसे अच्छा मीन्स हमारा यहाँ पर मिला, गृहिणी के सबसे अच्छा खाता आप समझ गए होंगे कौन सा खाता होगा, आपको तो मालूम ही है, सेविंग अकाउंट। तो गृहिणी हो या हम कहेंगे सामान्य व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति, सामान्य, देखिए गृहिणी हो या सामान्य व्यक्ति, गृहिणी या सामान्य व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा खाता
आपका सेविंग अकाउंट होता है, और जबकि हम कहेंगे उद्योगपतियों के लिए, बिजनेसमैनों के लिए या ठेकेदारों के लिए सबसे अच्छा खाता करेंट अकाउंट का होता है। करेंट अकाउंट में हम लोग कहेंगे इंटरेस्ट कम मिलता है, जबकि सेविंग अकाउंट में हमारा ज्यादा मिलता है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया गृहिणी के लिए सबसे अच्छा खाता। आइए 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, व्यापारियों या उद्योगपतियों के लिए सबसे अच्छा खाता आपको मालूम हो चुका है, हम लोग कहेंगे कि करेंट अकाउंट मीन्स चालू खाता। अभी हमने बताया, यहां पर देखिए हमें मिला चालू खाता। चालू खाता, ये चालू खाता व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए सबसे अच्छा अकाउंट, सबसे अच्छा अकाउंट हमारा मिला करेंट अकाउंट। तो इस तरीके से आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की अवधि होती है कितने वर्ष तक। हम लोग का ये भी हमारा क्या है, हम लोग कहेंगे इन्वेस्टमेंट का साधन है। बैंक हमारा इन्वेस्टमेंट का साधन है, हम कहते हैं कि अल्पकालीन है। क्या कहते हैं? अल्पकालीन हमारा है। तो यहाँ पर देखिए फिक्स डिपॉजिट, अगर हम फिक्स का मतलब होता है कि उस रुपए को बैंक में रखने के बाद आप निकाल नहीं सकते हैं। अगर आप निकालते हैं तो आपका लॉस होगा, नुकसान होगा, मीन्स हम कहेंगे घाटा लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि अवधि होती है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की अवधि होती है। कितनी होती है? 3 वर्ष होती है, 3 से 10 वर्ष होती है, 3 से 10 वर्ष या अधिक होती है, या हम कहेंगे 15 वर्ष होती है। तो आप क्या बोलेंगे? 3 से 10 वर्ष या अधिक वर्ष। 3 से 10 फिक्स अमाउंट की अवधि हमारी 3 से 10 वर्ष भी होती है, और इससे अधिक समय के लिए भी हम अपने रुपए को क्या कर सकते हैं? फिक्स कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना 14वां क्वेश्चन। देखिए, ब्याज दर सबसे अधिक मिलता है। हम लोग कहेंगे कि लाभांश ब्याज दर का मतलब हम लोग को मालूम है कि लाभांश दर, यहाँ पर देखिए ब्याज दर को हम लोग कहेंगे लाभांश, ब्याज को लाभांश बोला जाता है। लाभांश दर मीन्स लाभ सबसे अधिक मिलता है। यहाँ पर दे रखा है हमारा सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, फिक्स अकाउंट है, इसके बाद होम सेविंग अकाउंट है। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि सबसे अधिक हमारा लाभांश किस में मिलता है? हम कहेंगे देखिए फिक्स्ड अमाउंट। क्या बोलेंगे? फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट में हमें ब्याज लाभ ज्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि रुपए को फिक्स कर दो 7 साल, 8 साल, 10 साल के तहत, तो लगभग हमारे रुपए क्या हो जाते हैं? 2 गुने हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि लाभांश की जो दर होती है वो फिक्स अमाउंट में सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम किस में होती है? हम कहेंगे सबसे कम। देखिए, सबसे अधिक मालूम हुआ हम लोग फिक्स, सबसे अधिक लाभांश होगा, सबसे अधिक लाभांश होगा यहाँ पर लाभांश। यहाँ पर देखिए हमारा मिल रहा है चालू अकाउंट, मीन्स हम कहेंगे करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में सबसे कम लाभांश, सबसे कम लाभांश। अब आप समझ गए होंगे कि सबसे अधिक लाभ हमारे किस अकाउंट से मिलेगा और सबसे कम लाभ हमारे किस अकाउंट से मिलेगा। तो इस तरीके से आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निश्चित अवधि खाते पर ग्रहण किया जा सकता है कितना? हम लोग कहेंगे कि अगर हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पर देखिए निश्चित अवधि, एक फिक्स टाइम, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड टाइम। टाइम खाते पर ग्रहण किया जा सकता है कितना रुपया ग्रहण किया जा सकता है।
तो लाइक दैट कितना जितना आपने रुपया रखा है आपने अपने बैंक में, उस रुपए का कितना परसेंट आप क्या कर सकते हैं, बैंक से आप लोन के तौर पर ले सकते हैं। बैंक आपको लोन देती है, आपका जितना रुपया जमा है, जमा रुपया का हम कहेंगे जमा रुपया का 75 से 90% बैंक आपको लोन देती है। देखिए कितना लोन देती है, हम लोग कहेंगे लोन की प्रक्रिया, देखिए लोन की प्रक्रिया कितना है हमारा, हम लोग कहेंगे लोन की प्रक्रिया 75 से 90% है। मीन्स आपने जितना रुपया बैंक में रखा है उस रुपया का 75 से 90% रुपया आप बैंक से लोन के तौर पर आप ले सकते हैं, या हम कहेंगे कि उसे आप जनरली भी ले सकते हैं, जिससे आप किस्त में दोबारा उसे आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, जिस पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो ये होता है हमारा 75 से 90%। मीन्स आपने बैंक में 1 लाख रुपया रखा है, तो 1 लाख रुपया में से बैंक आपको 75,000 से लेकर के 90,000 रुपया आपको दे सकती है, जिसका वो कोई इंटरेस्ट आपसे नहीं लेगी, और उसे आपको किस्तों के माध्यम से जमा करना पड़ेगा। आप उसे लोन के तौर पर भी आप इतना परसेंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शनल सही होता है 75 to 90%। आइए 16वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अशिक्षित व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा खाता है, मीन्स जो व्यक्ति हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं, जब वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनके लिए सबसे अच्छा हमारा अकाउंट कौन सा होगा। तो देखिए हम लोग कहते हैं आवर्ती मीन्स माह होता है, आवर्ती मीन्स क्या होता है, माह, याद रखना, माह मीन्स मंथ होता है, आवर्ती मीन्स मंथ होता है। तो देखिए आवर्ती जमा योजना या मासिक जमा योजना आप इसे कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं मासिक जमा योजना, इसे आप मासिक जमा योजना भी कह सकते हैं। व्यक्ति कौन सा है, शिक्षित या अशिक्षित, हम लोग कहेंगे व्यक्ति हमारा अशिक्षित है। तो अशिक्षित व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा, अभी आपने गृहिणी के लिए देखा कि गृहिणी के लिए सेविंग अकाउंट सबसे अच्छा रहा, पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए भी सेविंग अकाउंट सबसे अच्छा रहा, लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है या जो गृहिणी पढ़ी लिखी नहीं है, अशिक्षित है, उसके लिए सबसे अच्छा अकाउंट कौन सा होगा, हम कहेंगे देखिए गृह बचत खाता। क्या होगा हम लोग का, हम कहेंगे हमारा आंसर सही होगा गृह बचत खाता। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे होम सेविंग अकाउंट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, होम सेविंग अकाउंट, होम सेविंग अकाउंट हमारा क्या होगा, अशिक्षित के लिए सबसे अच्छा अकाउंट होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 17। देखिए दीर्घकालीन योजना के लिए सर्वोत्तम खाता है, हम लोग कहेंगे लॉन्ग टाइम प्लानिंग। यहां पर देखिए दीर्घकालीन योजना को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग टाइम, इसे हम लोग कहेंगे लॉन्ग टाइम प्लानिंग। क्या बोलेंगे, लॉन्ग टाइम प्लानिंग। लॉन्ग टाइम प्लानिंग ये हमारा लंबे समय का हम कोई प्लानिंग करते हैं, जैसे शादी विवाह का प्लानिंग अभी से बनाना है, मकान बनाने की प्लानिंग हमें अभी से करनी है, जमीन लेना है या मकान लेना है या गाड़ी खरीदना है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, इसे खरीदना है, तो इसके लिए हमें प्लानिंग बनानी पड़ती है। और प्लानिंग हमारी क्या होती है, दीर्घकालीन प्लानिंग बोली जाती है, लंबे समय की प्लानिंग होती है। मकान लेना इतना आसान नहीं है, एक लंबी प्लानिंग के तहत लिया जाएगा। एक हम कहेंगे 4 व्हीलर लेनी है तो एक लंबी प्लानिंग की जरूरत है। इसके तहत हम कहेंगे जमीन कहीं लेना है तो एक लंबी प्लानिंग है वो। तो ये हमारा दीर्घकालीन प्लानिंग के लिए सर्वोत्तम अकाउंट्स, किस अकाउंट्स को हम लोग चूज करेंगे अपने लंबे प्लानिंग के लिए, तो हम लोग कहेंगे कि आवर्ती जमा योजना। क्या बोलेंगे हम लोग, आवर्ती मासिक, इसी को हम लोग बोलते हैं मासिक
जमा योजना, मासिक जमा योजना। मीन्स आप क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए आपने हर महीने मासिक जमा योजना का प्रोसेस होता है टाइम पीरियड सेविंग। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, हर महीने 2000-4000 रुपए को क्या करते जाएंगे, बैंक में डालते जाएंगे, तो उसे बोलेंगे मासिक जमा। हर महीने रुपए को बैंक में अपने प्लान को पूरा करने के लिए जमा किया गया रुपया ही हमारा क्या होगा, दीर्घकालीन योजना को सफल बनाएगा। मीन्स छोटी छोटी रकम को बड़ी रकम में चेंज करके अपने बड़े कार्य को करना ही हमारा क्या, दीर्घकालीन योजना है। और उसके लिए हमारा जो अकाउंट चाहिए वो हम कहेंगे आवर्ती जमा योजना का हमारा अकाउंट्स होना चाहिए। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं, किस खाता से खाता धारक मासिक ब्याज अर्जित करता है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि हम लोग कहेंगे कि बैंक में आपने रुपया रखा है, आपने बैंक में 1 लाख रुपया रख दिया और उस 1 लाख रुपया का हर महीने बैंक आपको क्या करती है, 5000 रुपया आपको 5% के हिसाब से या 2% के हिसाब से आपको 5000 रुपया हर महीने आपको देती है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, देखिए ब्याज अर्जित करता है रुपए पर, जमा रुपए पर ब्याज लेना। हम लोग क्या कहेंगे, जमा रुपया पर, जमा रुपया पर प्रत्येक माह ब्याज लेना, ब्याज लेना। अब देखिए ये हमारा यही है ब्याज अर्जित करना, कि जो भी आपने जमा रुपया पर प्रत्येक माह ब्याज लेना ही हमारा क्या होगा। अगर उद्देश्य है तो हम लोग कहेंगे कौन सा हमें क्या होगा यहाँ पर योजना, या हम कहेंगे अकाउंट्स को हमें चूज करना पड़ेगा। तो देखिए कह रहा क्या, आवर्ती ब्याज राशि या फिक्स डिपॉजिट राशि या रिक्यूरिंग डिपॉजिट, या हम कहेंगे कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे आवर्ती ब्याज राशि। क्या बोलेंगे, आवर्ती ब्याज राशि। यहाँ पर देखिए हमें हर महीने यहाँ पर लिख रहा है जो है कि मासिक ब्याज हमको लेना है, मासिक ब्याज लेना है, तो आवर्ती ब्याज हमारे क्या होनी चाहिए, राशि, उसे हम लोग कहेंगे। तो इस तरीके से मासिक ब्याज, आवर्ती ब्याज राशि की जो हमारी अकाउंट है वो हमें प्रत्येक महीने क्या करेगी, रुपए का प्राविधान बनाएगी ब्याज के तौर पर। आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन न पाने वाले व्यक्तियों के लिए उत्तम खाता है। मीन्स जो व्यक्ति रिटायर हो चुके हैं, सर्विस से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके लिए सबसे अच्छा अकाउंट्स कौन सा होगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर दे रखा है अकाउंट्स आपका सेविंग अकाउंट, पेरेनियल पेंशन प्लान, रिक्यूरिंग डिपॉजिट, डी कोई नहीं तो आपको जनरली दिख रहा है क्या, पेंशन प्लान। क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए पेरेनियल पेंशन प्लान सबसे व्यक्तियों के लिए उत्तम खाता, उत्तम खाता हमारा पेरेनियल पेंशन प्लान का होता है, जो सबसे अच्छा होता है सेवानिवृत्त या हम कहेंगे कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20वां क्वेश्चन देखिए, बेशर्त लिखित आदेश पत्र है। मीन्स हम कहेंगे कि वह कौन सा पत्र है जिसे हम लोग कहते हैं बेशर्त लिखित आदेश पत्र। खाता धारक को बेशर्त लिखित एक आदेश पत्र दिया जाता है जिसका क्या नाम होता है, हम लोग कहेंगे खाता धारक को बैंक द्वारा एक बेशर्त लिखित आदेश पत्र। देखिए बेशर्त बिना शर्त का लिखित आदेश पत्र, खाता धारक को बैंक द्वारा एक बेशर्त लिखित आदेश पत्र दिया जाता है जिसे हम लोग चेक बुक कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग चेक बुक कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, चेक बुक कहा जाता है। तो आपको मालूम हो गया आंसर, हम लोग कहेंगे क्या,
चेक बुक। तो इस तरीके से चेक बुक का आपको नाम मालूम हो गया। चेक बुक हमारा किस प्रकार का लेटर है, हम कहें चेक बुक हमारा एक बेशर्त लिखित आदेश पत्र होता है। आइए 21वां क्वेश्चन देखते हैं, सबसे असुरक्षित चेक। अब देखिए चेक की बातें हमारी आई तो हम लोग कहेंगे चेक कितने प्रकार का होता है। यहां पर देखिए टाइप्स ऑफ चेक, ये भी जनरली क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज कराएगा। हम कहेंगे टाइप्स ऑफ चेक, टाइप्स ऑफ चेक। हम कहेंगे चेक दो प्रकार का होता है। आपको इस तरीके से 10-12 चेक मिलेगा। हम आपको बता दें कि कम से कम 12 से 13 चेक आपको मिलेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे कि चेक 2 प्रकार का होता है। वो आपको रहेगा 2 प्रकार रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, लेकिन आप मारेंगे चेक 2 होता है, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी बताती है कि चेक 2 प्रकार का होता है। तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी को काउंट करेंगे, चेक हमारा 2 प्रकार का होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग कहेंगे एक हमारा वाहक चेक होता है, वाहक चेक होता है। अब वाहक चेक को ही इंग्लिश में हम लोग देखिए क्या बोलते हैं, बियरर चेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बियरर चेक कहते हैं। क्या बोलते हैं? बियरर चेक बोलते हैं। अब देखिए तो इस तरीके से आपका सबसे असुरक्षित चेक हमारा यही है, हमारा सबसे असुरक्षित चेक हमारा क्या रहा, हम कहेंगे वाहक चेक कहिए या आप कहेंगे बियरर। अगर इंग्लिश के प्रोसेस में आप आएंगे तो आप कहेंगे बियरर चेक होगा। अगर हम कहेंगे कि अगर हिंदी के प्रोसेस में होगा तो आप बोलेंगे वाहक चेक होगा। आइए दूसरा चेक का भी क्वेश्चन आपको अगले क्वेश्चन में मिलेगा, वहां हम दिखाते हैं उसके बारे में आपका। आइए 22वां क्वेश्चन देखिए, किस चेक का भुगतान तुरंत किया जाता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है किस चेक का भुगतान तुरंत, आप चेक लेके गए नहीं कि आपके चेक का क्या हो जाएगा, भुगतान कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे वो कौन सा चेक है जिसका भुगतान तुरंत किया जाएगा, तो हम कहेंगे वो चेक भी हमारा क्या होता है, वाहक चेक होता है। तो इस तरीके से आपने चेक देख लिया होगा, चेक आपको यहाँ पर मिल गया, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं रही। वाहक चेक और दूसरा है आपका आदेशक। वाहक को आपको बियरर बोला गया, बियरर चेक बोला गया। आदेशक को ऑर्डर वहां पर लिखा गया है, आपका ऑर्डर चेक कहेंगे। तो देखिए सबसे असुरक्षित क्वेश्चन रहा आपका, यहाँ पर तुरंत भुगतान किया जाता है, तुरंत किया जाता है। यहाँ से मालूम हो गया कि हम कहें सबसे असुरक्षित चेक है। अब भुगतान तुरंत होता है, तुरंत। अब इसी को आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर रिवर्स में ले सकते हैं, उल्टा लेंगे तो आदेशक चेक हम कहेंगे सबसे सुरक्षित होता है, सुरक्षित। इन दोनों के तहत सबसे सुरक्षित, और हम कहेंगे भुगतान तुरंत नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए और भी चेक हमारे हैं जो है रेखांकित चेक। अगर चेकों की बात की जाए, अगर रेखांकित चेक अगर है तो हम कहेंगे सबसे सुरक्षित। अब यहाँ पर देखिए सभी चेकों में रेखांकित चेक सबसे सुरक्षित होता है। हम कहेंगे ऑर्डर जो हमारा चेक है, आदेशक चेक से भी ज्यादा सुरक्षित हमारा रेखांकित चेक होता है। बस ये है कि वो आपके यहाँ पर ऑप्शनल में होना चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ के तहत हम लोगों ने देख लिया कि भुगतान तुरंत किया जाएगा इसका, और जबकि हम कहेंगे आदेशक चेक का भुगतान तुरंत नहीं होता है, इसलिए वो सुरक्षित होता है। और सबसे ज्यादा सुरक्षित जो हमारा चेक होता है रेखांकित चेक होता है। तो इस तरीके से आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर मिला है आपका, हम लोग कहेंगे सबसे सुरक्षित चेक है।
तो यहाँ पे देखिए सबसे सुरक्षित चेक हम लोग किसे कहेंगे, यहाँ क्या बियरर चेक है, ऑर्डर चेक है, ब्लैंक चेक है, यात्री चेक है, हम कहेंगे नहीं। सबसे सुरक्षित की बातों में अगर हम आते हैं तो इनके प्रोसेस में हम देखेंगे, इनके प्रोसेस में हम कहेंगे कि ये हमारा सही होगा। ऑर्डर चेक, ब्लैंक चेक, यात्री चेक के बियरर चेक की तुलना में जो हमारा ऑर्डर चेक हो, सबसे सुरक्षित चेक हमारा ऑर्डर है। हम कहेंगे इससे भी सुरक्षित इससे भी सुरक्षित चेक रेखांकित चेक होता है। तो इस तरीके से आप अपने ऑप्शनल के तहत रहेंगे। ठीक, सबसे सुरक्षित इन चार के प्रोसेस में सबसे सुरक्षित आपका ऑर्डर चेक है। अगर आपका इसमें रेखांकित चेक अगर आ गया तो आप ऑर्डर को भी हटा देंगे और कहेंगे रेखांकित चेक हमारा सबसे सुरक्षित चेक होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24वां क्वेश्चन देखिए, चेक कितने प्रकार का होता है। आ गया आपका क्वेश्चन, चेक कितने प्रकार का होता है। हमने बताया है चेक 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए चेक हमारा कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। हम कहेंगे एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग कहेंगे चेक हमारा 2 प्रकार का होता है। एक का आपको मालूम हो गया कि एक का हम लोग बियरर चेक बोलेंगे और दूसरा को हम लोग ऑर्डर चेक बोलेंगे। तो इस तरीके से आप इसे ध्यान देंगे। आइए 25वां क्वेश्चन देखिए, जिस चेक का भुगतान 6 माह के बाद नहीं किया जा सकता, मीन्स 6 माह के अंदर का वो हमारा चेक है। 6 माह अगर बीत गया वो चेक अब हमारा नहीं बजेगा, किसी भी कीमत पर उसका भुगतान नहीं हो सकता। उस चेक को हम लोग क्या बोलेंगे, निहसार चेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, हम लोग बोलेंगे निहसार चेक, मीन्स स्टेल चेक बोला जाता है। स्टेल चेक देखिए निहसार चेक उसे कहा जाएगा। लाइक दैट हम कहेंगे इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26वां क्वेश्चन देखिए, यहां पर हमारा गेट लिखा है, गेट नहीं गिफ्ट होता है। यहां का क्वेश्चन का पॉइंट्स आप देखना, गिफ्ट पत्र निकाला जाता है। हम कहेंगे हमारा गिफ्ट है, गिफ्ट गेट न हो करके हमारा क्या है, हम कहेंगे गिफ्ट पत्र निकाला जाता है। कौन निकालता है इसे, मीन्स हम कहेंगे इसे कंपनी निकालती है, या हम कहेंगे कोई सरकारी संस्था निकालती है, या गैर सरकारी संस्था निकालती है, या सभी लोग इसको निकालते हैं। तो गिफ्ट पत्र हमारा, गिफ्ट हम लोग कहेंगे कि यहाँ सर्टिफिकेट, गिफ्ट सर्टिफिकेट कौन निकालता है। गिफ्ट समझते होंगे, त्योहार पर क्या करना, रुपया भेजना, त्योहार पर किसी वस्तु को भेजना और उस वस्तु के एवज में वस्तु के दाम को भेजना, हम लोग कहेंगे गिफ्ट लेटर होता है। वस्तु न भेज करके वस्तु के मूल्य का हम क्या करते हैं, रुपया भेजते हैं, तो वो हमारा होता है गिफ्ट लेटर या गिफ्ट सर्टिफिकेट। तो कौन करता है इसे, कंपनी करती है, या सरकारी संस्था, या गैर सरकारी संस्था, या सभी। हम लोग कहेंगे गवर्नमेंट संस्था भेजती है इसको, जो है ठीक, गवर्नमेंट निकालती है कि अगर आप नहीं पहुंच सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस वस्तु की कीमत का आप रुपया उस व्यक्ति के पास भेज सकते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे कि हमारा होता है गिफ्ट लेटर। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, कंपनी के साथ साथ शेयर धारक को भी लाभ या हानि उठानी पड़ती है। मीन्स हम लोग कहेंगे कि दोनों लाभान्वित होंगे, दोनों हानि के कारक होंगे, जो है मीन्स हम लाभान्वित भी होंगे और हानि भी उठाएंगे। मीन्स हमारा वो कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा कंपनी और खाता धारक दोनों लाभ उठा सकते हैं। मीन्स कंपनी का लाभ होगा तो खाता धारक को भी लाभ होगा, कंपनी को अगर लॉस होगा तो खाता धारक को भी लॉस होगा। मीन्स लाभ और हानि, हम कहेंगे लाभ और हानि, लाभ और हानि, लाभ और हानि दोनों को
उठानी पड़ती है, दोनों को उठानी पड़ती है। लाभ और हानि दोनों को, लाभ और हानि दोनों को उठानी पड़ती है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा जो है प्रोसेस है जिसमें लाभ और हानि दोनों को उठानी पड़ती है? मीन्स हम कहेंगे कंपनी और खाताधारक। खाताधारक मीन्स खाताधारक समझ रहे होंगे, हम लोग कहेंगे सहयोगी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे बातें आती है हमारी शेयर की। किसकी आती है? शेयर। मार्केट में बहुत सारे शेयर मार्केट्स खुल गए हैं, बहुत सारे वस्तुओं की शेयरिंग की जा रही है। कंपनी क्या करती है? शेयर बेचती है। उस शेयर बेचने के प्रोसेस में क्या होता है कि कंपनी शेयर कब बेचती है? जब वो घाटे में जाती है तो शेयर बेचती है। अब आपने खरीदा, कंपनी घाटे में जा रही है, आपने खरीदा तो अब आपका भी घाटा होगा। अगर आपने खरीदा से कंपनी उछाल मारती है, प्रॉफिट में जाती है, तो आपका भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी चीज अगर कंपनी से आप खरीदते हैं तो वो हम कहेंगे वो प्रोसेस है क्या? कंपनी कोई भी अपना जो है प्रोडक्ट जो है आपको बेचती है, तो जब वो घाटे में अपना जाती है तभी बेचती है, या अपने घाटे को पूरा करने के लिए कंपनी बेचती है। अपना जो भी वस्तु की कंपनी है वो अपने वस्तु को जब घाटे में जाती है तो उसको पूरा करने के लिए वो शेयर निकालती है। मीन्स उसे हम अंश कहते हैं। शेयर मीन्स अंश होता है। हम लोग क्या कहेंगे? अंश होता है। अंश अपना कुछ अंश वो क्या करती है? मार्केट में उतारती है। अगर आप खरीदते हैं शेयर को तो हम कहेंगे कि आपका लाभ होगा कि हानि होगा, एक कंपनी पर ही डिपेंड्स करता है। क्योंकि कंपनी ऑलवेज घाटे में जा रही थी इसलिए उसने बेचा है। अगर कंपनी घाटे में फिर भी चलती जा रही है तो आपका भी घाटा हो जाएगा और कंपनी का भी घाटा होगा। अगर कंपनी जो है लाभ कमाने लगती है, प्रॉफिट में जाने लगती है, तो आपका भी प्रॉफिट होगा। तो ये प्रोसेस हमारा शेयर का होता है। मीन शेयर के द्वारा हम कहेंगे कंपनी और उपभोक्ता दोनों को लाभ भी होता है और हानि भी होती है। देखिए सरकारी व्यक्तियों को सरकार द्वारा दिया जाता है, तो हम लोग कहेंगे सरकारी व्यक्तियों द्वारा सरकार को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जीपीएफ, सीपीएफ, या हम कहेंगे दोनों। तो देखिए बातें हमारे पीएफ दोनों के तहत हमारा कौन से पीएफ का, तो हम कहेंगे पीएफ प्रोविडेंट फंड। हम लोग क्या बोलेंगे इसको? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, एफ से प्रोविडेंट, एफ से फंड। तो देखिए सामान्य हम कहेंगे भविष्य निधि, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? भविष्य निधि। भविष्य निधि। अब ये भविष्य निधि की प्रक्रिया हमारी दो रूपों में होती है। भविष्य निधि का प्रोसेस हमारा दो होता है। एक को हम लोग बोलते हैं जीपीएफ, एक होता है, और एक हमारा होता है सीपीएफ, या हम कहेंगे ईपीएफ। तो देखिए इस तरीके से हमारा पीएफ दो रूपों में होता है। एक हम कहते हैं जीपीएफ का फॉर्म में होगा और दूसरा हम कहेंगे सीपीएफ के फॉर्म में होगा या ईपीएफ के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए जीपीएफ का आपका फुल फॉर्म जनरल प्रोविडेंट फंड है। क्या कहेंगे? जनरल प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड। ये आपका जीपीएफ है, मीन्स सामान्य भविष्य निधि बोलते हैं। सामान्य भविष्य निधि। ये देखिए सरकारी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। अब यहां पर देखिए सीपीएफ का प्रोसेस में देखिए हम लोग कहेंगे सी करंट, हमारा क्या होगा? कंपलसरी। क्या बोलेंगे? कंपलसरी प्रोविडेंट फंड, या हम लोग कहेंगे यहां पर देखिए ई का प्रोसेस में इसेंशियल, हम क्या बोलेंगे यहां पर? इसेंशियल बोलेंगे। इसेंशियल प्रोविडेंट फंड।
तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि कंपलसरी है, इसेंशियल है, सामान्य, आवश्यक, भविष्य निधि। हिंदी में क्या बोलेंगे, आवश्यक, कंपलसरी है तो आवश्यक बोलेंगे, सामान्य की जगह क्या हो गया, आवश्यक भविष्य निधि, भविष्य निधि। अब आवश्यक भविष्य निधि हम कहेंगे गैर सरकारी व्यक्तियों को दिया जाता है, गैर सरकारी, गैर सरकारी व्यक्तियों को कंपनी द्वारा इसे दिया जाता है। मीन जो गैर सरकारी होते हैं, मीन जो लोग कंपनी में कार्य करते हैं उनको सीपीएफ या ईपीएफ दिया जाता है, लेकिन जो लोग सरकारी जॉब करते हैं उनको जीपीएफ दिया जाता है। तो इस तरीके से जो कंपनी में है, याद रखना, कंपलसरी है उनका, कंपनी में है तो कंपलसरी है, आवश्यक भविष्य निधि है, जबकि सरकारी में है तो जनरल है, मीन सामान्य भविष्य निधि है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया होगा कि सरकारी व्यक्तियों को सरकार द्वारा दिया जाता है, क्या दिया जाएगा, जीपीएफ दिया जाता है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अपना 29 क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन। देखिए सरकार, गैर सरकारी व्यक्तियों को कंपनी द्वारा दिया जाता है। अब आपको तो मालूम ही हो गया होगा कि क्या हमारा जीपीएफ और क्या हमारा सीपीएफ। देखिए सीपीएफ आपने किसी को हम लोग कहेंगे ईपीएफ भी कहा जाता है, क्या कहेंगे, या सीपीएफ कहिए या ईपीएफ कहिए। आइए 30वां क्वेश्चन देखिए, अनिवार्य बचत योजना है, अनिवार्य हम लोग कहेंगे अनिवार्य है। अभी हमने देखा था आवश्यक है, अनिवार्य है, तो आवश्यक हो या अनिवार्य हो बात हमारी एक ही होती है। हम कहें अनिवार्य बचत योजना है तो अनिवार्य बचत योजना हमारी क्या है, प्रोविडेंट फंड है, भविष्य निधि है। हम कहेंगे प्रोविडेंट फंड, क्या बोलेंगे, हमारा अनिवार्य बचत योजना क्या है, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड हमारा क्या है, अनिवार्य बचत योजना होती है। आइए 31 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हम कहेंगे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया मीन्स आप कहेंगे यूटीआई, क्या बोलेंगे आप कहेंगे यूटीआई, ऐसे आप पढ़ेंगे इसे यूटीआई, ये देखिए यही है आपकी यूटीआई। यूटीआई मीन्स यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, इसकी स्थापना पूछ रहा है, यूटीआई की स्थापना कब की गई, तो हम कहेंगे 1964 ईस्वी में की गई। याद रखना यूटीआई की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई। आइए 32 क्वेश्चन देखते हैं। यूटीआई खरीदी जाती है, यूटीआई कहाँ से खरीदी जाती है, डाकघर से, अधिकृत बैंक से, हम कहेंगे सीट दोनों से, हम कहेंगे दोनों से। जो ऑथराइज्ड बैंक होते हैं, पोस्ट ऑफिस और अधिकृत मीन्स ऑथराइज्ड बैंक मीन्स यूटीआई हमारा डाकघर, पोस्ट ये ऑथराइज्ड बैंक मीन्स हमारा सही होगा, हमारा डी सही होगा, मीन्स हमारा प्रोसेस होगा कि इन दोनों से हमारा यूटीआई खरीदी जाती है। आइए 33 क्वेश्चन देखते हैं। किसान विकास पत्र केबीपी, यहाँ पर देखिए किसान विकास पत्र केबीपी, आपको मालूम ही है केबीपी हमारा कहाँ से मिलता है। देखिए केबीपी किसान विकास पत्र केबीपी खरीदा जाता है, कहाँ से खरीदा जाता है किसान विकास पत्र, हम कहेंगे पोस्ट ऑफिस से। कहाँ से खरीदते हैं, डाकघर मीन्स हम कहेंगे पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से खरीदा जाता है, ये पोस्ट ऑफिस से खरीदा जाता है केबीपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 देखिए एलआईसी की स्थापना की गई, एलआईसी की स्थापना कब की गई थी, हम लोग कहेंगे सितंबर 1956 में की गई थी, या अगस्त 1956 में, या अक्टूबर 1956 में, या हम कहेंगे कोई नहीं, तो हमें दिख रहा है कि सितंबर 1956, क्या बोलेंगे, सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना की गई। मीन्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना भारत में सितंबर 1956 में की गई थी।
देखिए जीवन बीमा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत किया गया। हम कहेंगे पहले हमारा ये जो LIC है ये हमारा गैर सरकारी संस्था के अंतर्गत आता था। मीन्स इसे तमाम लोग जो है अपने अनुरूप चलाते थे, लेकिन इसको राष्ट्रीय नेशनल के स्तर पर ले आया। सरकार ने LIC को नेशनल स्तर पर इसको लेने के लिए इसको अपने अधीन ले लिया LIC को, और उसे हम लोग कहेंगे राष्ट्रीयकृत किया जो है। तो कब राष्ट्रीयकृत किया हम लोग को मालूम है कि इन्होंने क्या किया, 19 जनवरी 1956, 19 जनवरी 1956 को इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीयकृत किया। मीन्स अपने अधीन लिया, अपने अधीन लेकर राष्ट्र के प्रति सभी के लिए अनिवार्य किया। तो इस तरीके से स्थापना आपको मालूम हो गई है। यहाँ पर देखिए जीवन बीमा स्थापना अगर पूछेगा तो आप कहेंगे सितंबर 1956 से। अगर हम कहेंगे कि राष्ट्रीयकृत कब किया गया जो है, तो राष्ट्रीयकृत 19 जनवरी 1956 को राष्ट्र के अनुरूप इसको लिया गया प्राइवेट सेक्टर से, और इसके बाद सितंबर में इन्होंने क्या किया, इसका राष्ट्रीयकृत कर दिया। मीन्स राष्ट्र के नाम इसको समर्पित कर दिया। तो इस तरीके से आपका 35 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा जाता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हम कहेंगे खरीदा जाता है। किसके द्वारा खरीदा जाता है, देखिए NSC है ये हमारा, NSC नेशनल, हम क्या बोलेंगे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मीन्स हम कहेंगे NSC खरीदा जाता है। बैंक से खरीदा जाएगा, डाकखाना से, LIC से, सभी से। तो हम लोग को मालूम है कि पोस्ट ऑफिस से खरीदा जाता है। NSC का संबंध किससे होता है, पोस्ट ऑफिस से होता है। आइए 37 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए NSC खरीद सकता है, कौन खरीद सकता है इसको, वयस्क व्यक्ति, एक कंपनी, अभिभावक, संरक्षक, हम कहेंगे डी सभी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को मालूम है, हम लोग कहेंगे कि इसको सभी खरीद सकते हैं। NSC कंपनी भी खरीद सकती है, हम कहेंगे एक कंपनी भी खरीद सकती है, अभिभावक संरक्षक भी खरीद सकता है। मीन्स हम कहेंगे डी सही होगा। आइए 38 क्वेश्चन देखते हैं। LIC किया जाता है, LIC किया जाता है किसका, क्या प्रेग्नेंट लेडीज का LIC होगा, पर्दा प्रथा को मानने वाली का होगा, व्यवसायिक महिला का होगा, सभी का होगा। तो क्या हम लोग को ये जानना जरूरी है कि प्रेग्नेंट लेडीज का LIC होता है कि नहीं होता है। हम कहेंगे प्रेग्नेंट जो भी लेडीज है उसका LIC नहीं होता है। दूसरे तौर पर हम कहेंगे पर्दा प्रथा को बहुत ज्यादा मानने वाले जो भी महिला होगा उसका भी LIC नहीं होगा। लेकिन जो व्यवसायिक महिला होगी, मीन्स इनकम का प्रोसेस बना रही होगी महिला, उसका LIC होगा। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा ऑप्शनल सही होता है यहाँ पर सी, मीन्स व्यवसायिक, मीन्स कॉमर्शियल वोमेन। हमारा क्या होगा, कॉमर्शियल वोमेन का हमारा LIC किया जाता है, बाकी पर्दा प्रथा और प्रेग्नेंट लेडीज का नहीं किया जाता। देखिए सर्वाधिक प्रचलित या लोकप्रिय बीमा है, मीन्स इस बीमा को सभी लोग कराना चाहते हैं। यह कौन सी बीमा है इसमें से जिसको हर व्यक्ति कराना चाहता है, क्यों कराना चाहता है, मीन्स उस बीमा को लेने से ऑलवेज फायदा है, सदैव फायदा है। व्यक्ति जिंदा रहे तो भी फायदा है, मर जाएगा तो भी फायदा है, दोनों फायदा है। तो कौन सा हमारा यहाँ पर LIC है जिसे हम लोग कहेंगे कि उसको हमारा कराना ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि सभी लोग उस पर ध्यान देते हैं और सभी लोग उसको कराना चाहते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा देखिए बातें आती है दोनों। बंदोबस्ती को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, ये देखिए इंग्लिश का प्रोसेस है, इंग्लिश
बंदोबस्ती बीमा या इंडोमेंट पॉलिसी। अंग्रेजी हिंदी हमने दोनों दे रखा है, क्योंकि यहां पर यह है कि सर्वाधिक हमारा प्रचलित और लोकप्रिय बीमा हमारा यहां पर क्या, इंडोमेंट, इंग्लिश के प्रोसेस इंडोमेंट पॉलिसी, हिंदी में बोलेंगे बंदोबस्ती बीमा। क्यों सबसे अच्छी है, हम कहेंगे क्यों लोकप्रिय है, हम कहेंगे प्रीमियम पूरा भरने के बाद बीमा धारक को पूरी राशि दोगुने के रूप में मिलती है। अगर बीमा धारक बीच में ही मर जाता है तो उसके प्रीमियम भरना नहीं पड़ता है और उसके संरक्षक को दूनी धनराशि समय पूर्ण होने पर प्राप्त होती है। तो देखिए बंदोबस्ती बीमा का मतलब क्या हुआ, जो है हम कहेंगे बीमा धारक की मृत्यु होने पर बिना प्रीमियम भरे ही समय पूर्ण होने पर जमा धनराशि का पूर्ण होने पर पॉलिसी का दुगुना धन प्राप्त होता है, दुगुना धन प्राप्त होता है। किसको होता है, हम लोग कहेंगे संरक्षक को दुगुना धन प्राप्त होता है। उसको पॉलिसी जमा भी नहीं करनी पड़ती है, उसको पूरा धन प्राप्त हो जाता है। अगर व्यक्ति जिंदा है तो पूरी पॉलिसी उसको भरनी है और अपना जो है पूर्ण होने पर समय जो है वो स्वयं भी उसका लाभ ले सकता है। तो इसलिए सबसे अच्छी पॉलिसी हमारा इंडोमेंट पॉलिसी या बंदोबस्ती बीमा की होती है। आइए 40वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उत्तम बीमा है वो तो हमारा रहा कि जो लोग स्वस्थ हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति विकलांग भी है, हैंडीकैप्ड हैं। मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, अशिक्षित व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है, उन सभी के लिए, अशिक्षित और विकलांग व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छी हमारी पॉलिसी कौन सी है, हम लोग कहेंगे देखिए द्विबंदोबस्ती बीमा। यहाँ पर बंदोबस्ती में लग गया डबल इंडोमेंट, हम लोग क्या बोलेंगे, डबल इंडोमेंट पॉलिसी। डबल इंडोमेंट पॉलिसी हमारी क्या होगी, शारीरिक रूप से विकलांग, असहाय, विकलांग, हम कहेंगे विकलांग, असहाय व्यक्तियों के लिए हमारी क्या होगी, हम लोग कहेंगे डबल बंदोबस्ती मीन्स डबल इंडोमेंट पॉलिसी सबसे उत्तम होती है। आइए महिलाओं के कल्याण हेतु बीमा है। महिलाओं के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा चलाई गई कौन सी बीमा योजना है, तो हम कहेंगे कि गृह लक्ष्मी। क्या बोलेंगे, महिलाओं को लक्ष्मी कहा जाता है, इसलिए याद रखना गृह लक्ष्मी हमारी क्या है, बीमा जो महिलाओं के लिए सबसे अच्छी होती है, कल्याण हेतु अच्छी होती है। किसी परिवार के एक निश्चित अवधि में होने वाली आय व्यय के विस्तृत विवरण को बजट कहते हैं। किसने बोला है, आइए अब हमारे क्वेश्चन यहाँ से किससे आते हैं, हम लोग कहेंगे अब हमारा क्वेश्चन बजट से है। यहाँ पर देखिए हमारा 42वां क्वेश्चन बजट से है। बजट का हम लोग कहेंगे परिभाषा दिया गया है, एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित मीन्स हम कहेंगे फिक्स्ड टाइम, निश्चित अवधि का मतलब फिक्स टाइम में होने वाली आय, इनकम, आय व्यय का हम कहेंगे इनकम और हम कहेंगे व्यय, लॉस, इनकम और लॉस के विस्तृत विवरण को बजट कहते हैं। किसने बोला इसको, जो है क्रेग और रस ने, निकले और डॉर्सी ने, क्रॉस
ग्रॉस ने, क्रैंडल ने। डी कहा गया किसी ने नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे निकिल और डार्सी ने बोला था। किसने बोला, हम कहें निकिल और डार्सी ने बोला कि एक फिक्स टाइम में इनकम और व्यय का जो हमारा लेखा जोखा होता है उसे हम लोग बजट कहते हैं। देखिए इनकम और लॉस का विस्तृत डिस्क्रिप्शन ये हमारा क्या बोला गया, बजट बोला गया। बजट की अवधि होती है, देखिए बजट की अवधि 1 माह, 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह, हम कहेंगे ए और बी, मीन्स ई भी होगा और बी भी होगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर ऑप्शनल सही होता है, हमारा ई ऑप्शनल सही होगा, मीन्स हम कहेंगे ए भी होगा और बी भी होगा, मीन्स हमें मालूम है कि हमारा ई सही होगा। देखिए यहाँ पर घरेलू बजट 1 माह के तहत हमारा क्वेश्चन होगा घरेलू बजट की अवधि। अगर क्वेश्चन पूछता है आपको घरेलू बजट की अवधि कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1 माह होती है। ओनली फॉर आपको बोलता है बजट की अवधि कितनी होती है, हम कहेंगे ये हमारा 1 वर्ष होती है बजट की अवधि। बजट की अवधि हमारी क्वेश्चन मिला है आपको, हम कहेंगे दोनों बजट की अवधि होती है, यहाँ हम कहेंगे ए और बी। आपको ये ज्ञान के तहत है, क्वेश्चन जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे कि बजट की अवधि दोनों होती है, ए भी होती है और आपका बी भी होती है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे बजट की अवधि क्या होती है, तो आप सही इसे मारेंगे। किसे मारेंगे, आप बी को मारेंगे कि बजट की अवधि 1 ईयर की होती है। ये 1 ईयर का बजट बनाया जाता है। लेकिन जो घरेलू बजट की बात आएगी तो घरेलू बजट के लिए आप आंसर सही करेंगे क्या, घरेलू बजट के लिए आप आंसर सही करेंगे ए को, मीन्स घरेलू बजट हमारा 1 माह का बनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 43 के बाद 44। बजट कितने प्रकार का होता है। देखिए बजट हमारा कितने प्रकार का होता है, आप जानते हैं कि बजट कितने प्रकार का होता है। बजट हमारा 3 प्रकार का होता है। देखिए बजट हमारा कितने प्रकार का होता है, हम कहेंगे बजट हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बजट होता है, एक हम कहेंगे सामान्य बजट होता है, एक हम कहेंगे हमारा घाटे का बजट होता है, एक हम कहेंगे फायदे का बजट होता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि जहां न घाटा हो न फायदा हो, उस तरीके के बजट को हम लोग आइडियल बजट के नाम से जानते हैं, मीन्स उसे हम लोग आदर्श बजट कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर बजट 3 प्रकार का होता है, आप याद रखना। आइए यहाँ पर देखिए आदर्श बजट कहलाता है। आदर्श, अभी हमने बोला था आदर्श बजट न घाटा हो न फायदा हो, मीन्स बैलेंस में रहे, तो इसलिए हम लोग इसे बैलेंस बजट के नाम से जानते हैं, मीन्स हम कहेंगे संतुलित बजट। तो इस तरीके से आपको मिला बजट का प्रोसेस। यहाँ पर देखिए बचत का बजट, घाटे का बजट और संतुलित बजट। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे आदर्श बजट हमारा संतुलित बजट होता है। और गृहिणी के लिए सबसे अच्छा बजट, गृहिणी का सबसे अच्छा बजट, गृहिणी का सबसे अच्छा बजट बोला जाता है बचत का बजट। तो इस तरीके से हमारा 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों को आप यहां से कवर कर सकते हैं। आइए देखिए सबसे अच्छा बजट होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, सबसे अच्छा बजट हमारा बचत का बजट होता है, सेविंग बजट, बचत का ये बचत। देखिए बचत है, सेविंग, बचत मीन्स सेविंग। बचत का बजट हमारा सबसे अच्छा बजट होता है। 47 देखिए केवल बड़े बड़े और प्रमुख मदों पर व्यय का बजट है, मीन्स हम कहेंगे कि केवल गाड़ी खरीदने पर बजट, जमीन लेने पर बजट बनाना है, हम कहेंगे मकान लेने का केवल बजट बनाना है। तो ये हमारे बड़े बड़े प्रमुख मद के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे गाड़ी खरीदना, मकान खरीदना, जमीन खरीदना,
देखिए जमीन खरीदना, ये सभी हमारे बड़े बड़े प्रमुख मद पर व्यय का बजट कहलाता। पूर्व बजट, आंशिक बजट, वास्तविक बजट, डी कोई नहीं, हम कहेंगे इसे हम लोग बोलते हैं आंशिक बजट, पार्शियल बजट। क्या बोलेंगे? पार्शियल बजट, पार्शियल बजट बोलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 का। उपभोग व्यय का सिद्धांत किसने दिया था? हम कहेंगे उपभोग व्यय का सिद्धांत एंजिल ने दिया था। उपभोग व्यय का बजट किसने दिया था? हम कहेंगे उपभोग व्यय का सिद्धांत, उपभोग व्यय का सिद्धांत किसने दिया था? एंजल ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था कि हमें किस मद पर कितना व्यय करना होता है। तो देखिए यहां पर हमें था मद और हमारे क्या थे? वर्ग थे। कौन से मद पर कौन सा वर्ग हमारा कितना खर्च करता है, यही इनका सिद्धांत रहा है कि हमारा निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग अपने किस मद पर कितना कितना प्रतिशत अपने इनकम का व्यय करता है। तो यहाँ पर एंजल ने दिया उपभोग व्यय का सिद्धांत। किसने दिया? एंजल ने दिया। तो देखिए यहाँ पर मद है और हम कहेंगे यहाँ पर क्या है आपका, हम दे देते हैं यहाँ सिद्धांत, ये मद है। इसके बाद हम कहेंगे मध्य, ये निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग है। और हम कहेंगे मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग है। और इसके बाद हम कहेंगे उच्च वर्ग है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहेंगे उच्च वर्ग, उच्च वर्ग। अब किस मद पर, अब ऐसे याद करेंगे यहाँ पर। तो देखिए हम लोग कहेंगे मद का प्रोसेस हमारा 2-3 का प्रक्रिया के तहत नहीं है। हम लोग यहाँ पर काउंट्स करेंगे इनके मदों को। तो भोजन, पहला मद हम लेते हैं भोजन का। भोजन पर देखिए निम्न वर्ग कितना प्रतिशत है, हम लोग कहेंगे परसेंटेज की बातें हैं यहाँ पर। तो हम कहेंगे निम्न वर्ग व्यक्ति जो होता है भोजन पर सबसे ज्यादा खर्च करता है, मीन्स कहेंगे 60% व्यय करता है, व्यय करता है। यहाँ पर मध्यम वर्ग 55% व्यय करता है, व्यय करता है। और उच्च वर्ग 50% भोजन पर व्यय करता है। आइए दूसरा प्रोसेस आप देख लीजिए जो है, हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि हमारा जो आता है यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि शिक्षा है, मनोरंजन है। हम लोग कहेंगे शिक्षा, मनोरंजन। देखिए शिक्षा, मनोरंजन, मनोरंजन, शिक्षा, मनोरंजन, शिक्षा है, मनोरंजन है। इसके बाद हम लोग कहेंगे यहाँ पर स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य, चौथा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। अब देखिए शिक्षा, मनोरंजन और स्वास्थ्य पर हम कहेंगे निम्न वर्ग कितना खर्च करता है। हम कहेंगे निम्न वर्ग 5% खर्च करता है, व्यय करता है। मध्यम वर्ग हम कहेंगे 10% व्यय करता है, 10% व्यय करता है, व्यय करता है। और उच्च वर्ग हम कहेंगे 15% व्यय करता है, 15% व्यय करता है। लाइक इसके अनुरूप ही आपको 2-3 और हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए क्राइटेरिया हमारी 5वीं, 6वीं और 7वीं की है। इसके तहत आप इनके काउंट्स को करिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये हमारा जो प्रोसेस है तीनों का, और तीनों के तहत हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारे तीनों क्राइटेरिया यहाँ पर आती है वस्त्र, आवास और ईंधन की। वस्त्र, आवास, आवास और ईंधन, ईंधन, वस्त्र, आवास और ईंधन, इन तीनों के तहत हम लोग कहेंगे कि सेम प्रक्रिया चलती है। हम कहेंगे सेम प्रोसेस में ए भी 18% खर्च करता है, ए भी 18%, वस्त्र पर 18%, वस्त्र पर हमारा 18%, वस्त्र 18% खर्च करेगा, ए भी 18% खर्च करेगा, ए भी 18% ही खर्च करेगा। आवास पर देखिए ये 12% खर्च करेगा, ये भी 12% खर्च करेगा, ये भी 12% ही खर्च करेगा। और ईंधन पर देखिए हम लोग कहेंगे ईंधन के प्रोसेस में हमारा आवास के प्रोसेस में हमारा, वस्त्र के प्रोसेस में हमारा रहा 18%,
आवास पर 12%, हम कहेंगे ईंधन पर 5%, कितना होगा 5%, ईंधन पर 5%, 5% और ये 5%। यही रहा आपका एंजल का उपभोग नियम कि एंजल ने क्या किया, भोजन पर दिखाया कि निम्न वर्ग सबसे ज्यादा भोजन पर खर्च करता है और उच्च वर्ग भोजन पर सबसे कम खर्च करता है। फिर उसने बताया कि शिक्षा की क्राइटेरिया लिया जो है कि यहाँ पर देखिए शिक्षा के प्रोसेस में इसने लिया, ये तो आपका भोजन का प्रोसेस रहा, और शिक्षा के प्रोसेस में आपका मनोरंजन के प्रोसेस में और स्वास्थ्य के प्रोसेस में, इन तीनों प्रोसेस में आपको दिखाया कि निम्न वर्ग 5% व्यय करता है, मध्यम वर्ग कहा 10% व्यय करता है और उच्च वर्ग 15% व्यय करता है। वस्त्र पर हम कहेंगे 18% आवास पर 12% और ईंधन पर 5% जो है क्या करता है व्यक्ति व्यय करता है। यही हमारा इंजन का उपभोग व्यय सिद्धांत, याद कर लेना, अच्छे से लिख लेना। आइए 49वां क्वेश्चन, किस मद पर निम्न मध्यम और धनी वर्ग का व्यय प्रतिशत समान होता है? तो हम लोग को मिला कि वस्त्र, आवास और ईंधन, इन सभी पर हमारा निम्न वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो या हम कहेंगे धनी वर्ग हो, इस सभी मदों पर निम्न वर्ग, ये मद हैं हमारे, यही मद हैं, देखिए ये मद हैं हमारे, इन सभी मदों पर क्या करता है व्यय प्रतिशत एक समान होता है, 18-18, 12-12 और 5-5%। आइए अपना लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न मध्यम और धनी वर्ग का भोजन पर व्यय प्रतिशत आपको अभी हमने यहाँ पर चार्ट में दे दिया था कि 60%, 55% और हम कहेंगे 50%। देखिए ये हमारा 60, 55 और 50% निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और धनी वर्ग, निम्न वर्ग 60, मध्यम वर्ग 55, धनी वर्ग 50। तो इस तरीके से आपने देख लिया होगा कि आज आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पर 50% क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिले इस टॉपिक से। तो इस तरीके से आज की क्लास अब आपकी यहीं पर समाप्त होती है। कल हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।